Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So audio video is clear. So the last class we were discussing about concrete. Concrete चल रहा था हमारा. Concrete में almost सब कुछ ही कर लिया. थोड़ी बहुत चीजें और बची हुई हैं. कल हम बात कर रहे थे किसकी? Factors affecting the strength of concrete. Factors affecting the strength of concrete में हमारा कल का point of discussion था maturity. In detail we have talked about maturity. सब कुछ बता दिया आपको maturity के बारे में. So maturity भी डिस्कस कर लिया. आज हम बात करेंगे strength कैसे निकाली जाती है. How do we calculate the strength of the concrete? So next of the point of reference is determination of strength of concrete. So next of the point of discussion is determination of strength of concrete. तो हम बात करेंगे कैसे कंक्रीट की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया जाता है. हाउ डू वी कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट. नाउ ऑब्वियसली बात है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों ही आएंगे, पर पहले हम बात करेंगे किसकी? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की. सो फर्स्ट ऑफ द कैटेगरी टू बी एनालाइज्ड इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट. Setting up your live class. ठीक है. So first I'll discuss the entire procedure. सारा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा. Then we'll mention about that. फिर उसके बाद mention करते हैं उसके बारे में. So first of the strength to be analyzed is compressive strength. पहली जो strength available है हमारे पास is compressive strength. The first of the strength to be analyzed is compressive strength. तो पहले पूरा डिस्कशन कर लेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती है, फिर जो भी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स लगेंगे उनको हम मेंशन कर देंगे. So first point of reference, the aim of this test is to, क्या हो रहा है ये बार बार नेट थोड़ा जा रहा है आ रहा जा रहा है तो इस वजह से हो रहा होगा हैंग. हाँ, तो एम क्या है हमारा? एम है यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग. विच टाइप ऑफ लोडिंग? कंप्रेसिव लोडिंग. अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमारे पास 3 मोल्ड अवेलेबल है. देयर आर 3 ज्योमेट्रीज ऑफ द मोल्ड व्हिच आर अवेलेबल. एक क्यूबिकल मोल्ड. द फर्स्ट ऑफ द मोल्ड व्हिच इज अवेलेबल इन ऑर्डर टू फाइंड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज क्यूबिकल मोल्ड. तो पहला ऑप्शन तो ये है हमारे पास. दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन. तो क्यूबिकल मोल्ड, उसको क्यूब बोल दो, क्यूबिकल मोल्ड बोल दो, जैसा आपको समझ में आता है, एक ही बात है, वन इज द सेम थिंग. तो एक क्यूब बनी हुई है. सो क्यूब बनी हुई है. दूसरा ऑप्शन है हमारे पास प्रिज्म. द सेकंड ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल इज टर्म्ड एज प्रिज्म. प्रिज्म बनानी है मुझे, ये लो प्रिज्म. The second of the option available in order to find the compressive strength of the concrete is termed as prism. तो ये मैंने प्रिज्म बना के दिखा दिया आपको. This is the prism which is being shown to you. तो ये प्रिज्म बना हुआ है. So second of the option which is available is prism. और तीसरा जो ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास वो है सिलेंडर.
थर्ड ऑप्शन विच कैन बी यूज इन ऑर्डर टू फाइंड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज सिलेंडर। पहले तो आपको बताया किस ज्योमेट्री के मोल्ड में टेस्ट होता है, सवाल बनेगा डायरेक्टली इसके ऊपर। अब जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है वो स्पेसिफाई करता है क्यूबिकल मोल्ड को। अगर स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज द क्यूबिकल मोल्ड। देखो अगर क्यूबिकल मोल्ड आप यूज कर रहे हो उसमें दो साइज अवेलेबल है हमारे पास, एक 150 mm का क्यूब है और एक 100 mm का क्यूब है। कौन सा क्यूब यूज कर रहे हैं आपको वो डिपेंड कर जाता है मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट। इफ मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट इज ग्रेटर देन 20 mm then I'll be using 150 mm cube, but if maximum nominal size of the aggregate is smaller than 20 mm then I'll be using 100 mm cube। तो किस साइज का क्यूब यूज करना है वो डिपेंड कर जाएगा हमारे मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट के बिहाफ में। प्रिज्मोइडल तो यूज करते ही नहीं है, इट इज नॉट बीइंग यूज्ड, ऑप्शन है बट इट इज नॉट बीइंग यूज्ड। सिलेंड्रिकल के अंदर अगर आप यूज कर रहे हो तो लेंथ टू डायमीटर रेशियो रखी जाती है 2:1, यानी लंबाई डायमीटर से दुगनी रखी जाती है। जनरली डायमीटर लेते हैं 150 mm और लेंथ ले लेते हैं 300 mm। ये तीनों मोल्ड के बारे में आपको जानकारी दी। अब जिस भी कंक्रीट की आपको टेस्टिंग करनी है उसको फिल किया जाता है मोल्ड में, कोई सा भी मोल्ड उठा लो। तो हम कौन सा यूज करते हैं बता दिया है, बाकी यूज कोई सा भी कर सकते हो, जो मर्जी मोल्ड यूज करो, उसमें कंक्रीट को फिल करो इन दी लेयर्स ऑफ 50 mm, यानी 5-5 सेंटीमीटर की लेयर में फिल करोगे। तो अगर आपने क्यूब यूज किया या तो 2 लेयर आएंगी या 3 लेयर आएंगी, डिपेंड करेगा 150 mm का या 100 mm का है। अगर आपने सिलेंडर यूज किया 6 लेयर आएंगी। क्लियर चीज, अगर आपने सिलेंडर यूज किया 6 लेयर आएंगी। हर लेयर को भरने के बाद उसको प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट करते हैं। कॉम्पैक्ट करते कैसे, विद द हेल्प ऑफ द सेम टैंपिंग रॉड जो आपने स्लम टेस्ट में यूज कर रखी थी, पर इस बार 35 बार इसके ऊपर ब्लो दिए जाते हैं। वहां 25 ब्लो थे, यहाँ पर क्या है 35 ब्लो है। जब ये मोल्ड पूरा भर जाता है, इसको एक ऐसी जगह पे रखते हैं विच इज फ्री फ्रॉम वाइब्रेशन। कितने टाइम के लिए, 24 घंटे के लिए। कितने टेम्परेचर पे, 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस। कितनी ह्यूमिडिटी पे, 90% की ह्यूमिडिटी पे। क्लियर है चीज। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, 24 घंटे बाद हम सैंपल को रिमूव करते हैं मोल्ड में और पानी के अंदर डाल देते हैं। So after 24 hours we remove the sample from the mold and is immersed in the water for curing। अब जिस भी एज पे आपको स्ट्रेंथ चाहिए उस एज पे हम सैंपल को बाहर निकालते हैं। इसके ऊपर हम लगाते हैं कंप्रेसिव लोड विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। जो कंप्रेसिव लोड लगाया जाता है वो लगाया जाता है ग्रेजुअली, यानी ग्रेजुअली उसकी रेट बढ़ाते हैं और रेट ऑफ लोडिंग होती है 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट। जो रेट ऑफ लोडिंग होती है वो होती है 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट। दूसरा बात, रेट जो लोड लगाना है आपको वो लगाना है यूनिफॉर्मली लोड लगाने के इसके ऊपर और उसके नीचे स्टील की प्लेट रखी जाती है। तो टॉप और बॉटम पे स्टील की प्लेट रखोगे और स्टील की प्लेट के ऊपर लोड लगाओगे। पर्पस क्या है उसका, यूनिफॉर्म स्ट्रेस डेवलप कराना फेलियर के ऊपर। एक सैंपल में हमारा कोड बोलता है आपको 3 स्पेसिमेन लेने हैं और एक सैंपल का जो रिजल्ट होगा वो एवरेज ऑफ 3 रिजल्ट कहलाएगा। एक सैंपल का जो रिजल्ट होगा वो एवरेज ऑफ 3 रिजल्ट कहलाएगा और तीनों के बीच में जो डेविएशन है इट शुड नॉट बी मोर देन ±15%। तीनों के बीच के जो डेविएशन है वो ±15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी। नेक्स्ट, ये जानकारी मैंने आपको सीमेंट में भी दी थी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब स्टील की प्लेट लगाई जाती है कंक्रीट के सैंपल के ऊपर, क्योंकि स्टील की स्ट्रेंथ ज्यादा है कंक्रीट के कंपैरिजन में, सेम लोड के लिए किसमें स्ट्रेन ज्यादा डेवलप होगी, कंक्रीट में या स्टील में? स्टील की स्ट्रेंथ ज्यादा है कंक्रीट से, सेम लोड के लिए किसमें स्ट्रेन ज्यादा डेवलप होगी, कंक्रीट में या स्टील में? तो कंक्रीट में स्ट्रेन ज्यादा डेवलप होगी, स्टील में स्ट्रेन कम डेवलप होगी, क्योंकि स्टील की स्ट्रेंथ ज्यादा है कंक्रीट से। हमने स्टील प्लेट को कंक्रीट के ऊपर रखा और फिर लोड लगाया, दोनों कंपोजिट मटेरियल की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसका मतलब अब जब आप लोड लगाओगे जो स्ट्रेन निकल के आएगा वो सिर्फ कंक्रीट के स्ट्रेन से कम आएगा पर स्टील के स्ट्रेन से ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टील कंक्रीट में जितना स्ट्रेन डेवलप होना चाहिए उतना डेवलप नहीं करा था। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे फेल करवाना है अब कंक्रीट को लोड लगा के, एक्चुअल लोड से क्या लगाना पड़ जाएगा, एक्चुअल लोड से ज्यादा लोड लगाना पड़ जाएगा। इसका मतलब इस टेस्ट में जो रिजल्ट निकल के आते हैं वो एक्चुअल से ज्यादा निकल के आते हैं, जैसे आपको सीमेंट में बताया था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टील ने कंक्रीट के फेलियर को रोक दिया। इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट ऑफ द स्टील। उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट ऑफ द स्टील, जो हमने सीमेंट में भी डिस्कस किया था, कोई नई बात नहीं है। अभी जो रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट होता है स्टील का, ये हमें मिलता है
ओनली अप टू अ पर्टिकुलर डेप्थ बिलो द स्टील। जहां पे आपने स्टील की प्लेट रखी है, टॉप पे रखते हो, बॉटम पे रखते हो, ये कुछ डेप्थ तक ही मिलता है। इसका मतलब अगर मैं अब इस क्यूब की साइज को बढ़ाता जाऊं, अगर मैं अब क्यूब की साइज को बढ़ाता जाऊं, जो रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। अगर रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट कम होता चला जाएगा, इसका मतलब अब जो रिजल्ट निकल के आएगा 150 mm के क्यूब के सामने, वो कंपैरेटिवली कम निकल के आएगा। रिजल्ट कम निकल के आया, इसका मतलब ये नहीं कि कम है भैया, कंक्रीट तो वही है, चाहे छोटा क्यूब बनाओ चाहे बड़ा क्यूब बनाओ, स्ट्रेंथ तो सेम ही होनी चाहिए उसकी, पर आपके टेस्ट के रिजल्ट में सेम नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है या कम हो गई है। और जब वो सवाल पूछेगा, वो आपसे रिजल्ट के बारे में सवाल पूछेगा। तो अगर आपने क्यूब की साइज बढ़ा दी, आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम मिलेगी, घटा दी ज्यादा मिलेगी। क्योंकि सिलेंडर की साइज क्यूब की साइज से बड़ी है, तो सिलेंडर से जो रिजल्ट निकल के आता है वो कम निकल के आता है देन क्यूब। वैल्यू भी आपको बता रखी है पीछे, फिर से रिपीट कर देता हूँ। सिलेंडर से जो स्ट्रेंथ निकल के आती है वो 80% होती है देन दी रिजल्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्यूब। सिलेंडर से जो स्ट्रेंथ निकल के आती है वो 80% होती है देन दी रिजल्ट विच इज बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्यूब। क्लियर है चीज? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट आर क्या बोल सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट हम ये बोल सकते हैं, जो एक्यूरेसी होती है सिलेंड्रिकल मोल्ड की, वो भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। क्यों? प्रैक्टिकली जिस तरीके से हम कंक्रीट को भरते हैं, प्रैक्टिकली जिस तरीके से हम कंक्रीट को भरते हैं और जैसा लोड लगता है, वो चीज रिप्लिकेट हो जाती है सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन में। कैसे? अभी मैंने बताया कंक्रीट को 6 लेयर में भरोगे, तो 6 लेयर में भर दिया, कॉम्पैक्शन करी, तो ऐसे ही कंक्रीट को भरा और ऐसे ही हमने लोड लगाया। प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है। तो जिस डायरेक्शन में कंक्रीट की फिलिंग हुई और जिस डायरेक्शन में लोड लगा, प्रैक्टिकली फील्ड में भी ऐसा ही मिलता है। इसका मतलब ये कंडीशन रिजेंबल कर जाती है हमारी एक्चुअल फील्ड कंडीशन को, तो रिजल्ट ज्यादा रिलेट कर जाते हैं। तो रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय द सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन आर मोर एक्यूरेट देन दैट ऑफ क्यूबिकल स्पेसिमेन। ग्रेजुअल लोड सिलेंडर में नहीं लग पाता है क्या? क्यों नहीं लग पाता भाई? रेट ऑफ लोडिंग तो सेम ही रखोगे ना, वो थोड़ी चेंज कर रहे हो भाई। लोड तो हम लगा रहे हैं, लोड सिलेंडर थोड़ी लगा रहा है। लोड वी आर अप्लाइंग। स्पेसिमेन का रेट ऑफ लोडिंग से क्या लेने देना? तो शेप का इम्पैक्ट तो रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट के ऊपर आ रहा है। रेट ऑफ लोडिंग तो भैया वो तो हम कंट्रोल करके बैठे हैं। हाउ सिलेंडर स्पेसिमेन रिजेंबलिंग फील्ड कंडीशन एग्जांपल। अभी तो एग्जांपल बताया, ये कॉलम पड़ा है सामने, और मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कॉलम की कास्टिंग नहीं देखी होगी अपनी जिंदगी में। मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं होगा। चलते फिरते अपने जीवन में पिछले 20 से 25 सालों में आपने कम से कम कॉलम की कास्टिंग घर बनते हुए तो देखा ही होगा। तो भैया कॉलम में भी कंक्रीट ऐसे ही भरा जाता है, और कॉलम के ऊपर लोड भी ऐसा ही लग रहा होता है। तो इसका क्या एग्जांपल दूं मैं आपको? तो ऐसे ही आपने सिलेंडर को भरा था, ऐसे ही लोड लगाया, ऐसे ही क्या हो रहा है, कॉलम में कास्टिंग हो रही है और ऐसे ही लोड लग रहा है। सेम चीज है, एग्जैक्टली सेम थिंग। डिक्रीज इन साइज ऑफ स्पेसिमेन इंक्रीज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला। अभी मैंने बोला भाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो उतनी मिलेगी। मैंने कब बोला कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? अभी अभी बोल के हटाओ ये चीज भैया। चुपचाप बैठ के सुना करो, एक एक वर्ड, एक एक वर्ड का सिग्निफिकेंस है जो मेरे मुंह से निकलेगा। अभी बोल के हटाऊं, 2 मिनट भी नहीं होंगे, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा भैया। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उतनी ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, क्योंकि कंक्रीट वही है। क्यूब के बढ़ाने घटाने से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या बोल रहे हैं सर, साइज डिक्रीज करने से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा? आई डिडंट गेट, ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं। तो मैं तुम्हारे सवाल का क्या जवाब दूं? सवाल का कोई सिर पैर ही नहीं है। मैंने क्या बोला था? टेस्ट का रिजल्ट वेरी करता है। क्लियरली क्या था, मेंशन किया था इस बात को। तो ये हमारी पूरी कहानी है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। दिस इज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्लियर है? नोट करें? चलो।
क्यूब बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये देखो दूसरा आया उसका भाई। अरे भाई अभी तो बोल रहा हूँ स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रेंथ इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है भाई। मेरे मेजरमेंट करने के तरीके से कंक्रीट की स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा क्यूब लगाओ, बड़ा क्यूब लगाओ, सिलेंडर लगाओ, प्रिज्म लगाओ, कंक्रीट की स्ट्रेंथ वही की वही रहेगी। ये फिर आ गया सर क्यूब की साइज बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना। रोज सेम चीज, एक ही बात। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट बोल रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, compressive strength of concrete, compressive strength of concrete can be found, can be found using, can be found using can be found using cubical, जगह नहीं है आगे इधर, प्रिज्मोइडल, सिलेंड्रिकल मोल्ड। तो पहला पॉइंट तो ये मेंशन किया, compressive strength of the concrete can be found using cubical, prismoidal, cylindrical mold, तीनों की शेप ऊपर बनी हुई है, शेप ऑफ ऑल थ्री इज बीइंग ड्रॉन। अगला कमेंट किया था इसके साइज के ऊपर, if maximum nominal size of aggregate, if maximum nominal size of aggregate is more than 20 mm, then 150 mm size cube is used. And if maximum nominal size of aggregate is less than 20 mm, then 100 mm cube is used. 100 mm का क्यूब यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन सिलेंड्रिकल मोल्ड, in cylindrical mold, length to diameter ratio of 2 is kept. ब्रैकेट में जाला जनरली लेंथ रखी जाती है 300 mm और डायमीटर रखी जाती है 150 mm। हमारा कोड इसको भी स्पेसिफाई नहीं करता। प्रिज्मोइडल मोल्ड तो बहुत दूर की बात है, जबकि सिलेंडर ज्यादा एक्यूरेट है। तो ये हमारी साइज आ गई मोल्ड की। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कंक्रीट टू बी फिल्ड और कंक्रीट टू बी टेस्टेड is filled in the mold. Concrete to be tested is filled in the mold in layers of 50 mm and compacted by tamping rod, compacted by tamping rod, compacted by tamping rod, by subjecting it to 35 number of blows, 35 number of blows। खत्म कहानी।
जब मोल्ड भर गया, when mold is filled, it is kept for it is kept for 24 plus minus half hour at temperature of 27 plus minus 2 degrees Celsius. At temperature of 27 plus minus 2 degrees Celsius. 2 degrees Celsius. And humidity of 90% at a place free from vibration. At a place free from vibration. चलो अब आगे पानी में डालो. After 24 hours, it is immersed in water. It is immersed in water and and tested for its compressive strength. And tested for its compressive strength at specified age. At specified age. 3 दिन पे, 7 दिन पे, 28 दिन पे, 90 दिन पे, जब भी आपको टेस्ट कर लो. Next point of reference. This specimen is subjected to uniform compressive load at rate of 14 Newton per mm square per minute up to failure. Next, an average of 3 specimen is taken as compressive strength. With deviation of not more than plus minus 15%. ये तो वही टेस्ट की कहानी खत्म. Next point of reference. Next point बताता है आपको रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट के बारे में जानकारी. Application of compressive load. Over the specimen leads to the development of complex stresses due to restraining effect of the steel. ठीक है. This restraining effect of the steel
leads to leads to higher result of compressive strength, higher result of compressive strength than actual. तो रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट की वजह से स्ट्रेंथ क्या निकल के आती है, ज्यादा निकल के आती है. सो इट कम्स आउट टू बी मोर. नेक्स्ट आपको जानकारी दी थी क्यूब का साइज चेंज करने से. रिलेटिव स्ट्रेंथ of concrete, relative strength of concrete from cube of different size are. तो रिजल्ट तो मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ. क्यूब भी बना के दिखानी पड़ेगी, स्टील भी बना के दिखाना पड़ेगा. टेबल यहां बना देंगे. क्यूब ये रहा, स्टील प्लेट ये ऊपर रखी हुई. लोड को अप्लाई करके दिखाया. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लोड. और साथ में रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट दिखा दिया. ये हमारी रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट है. तो स्टील कंक्रीट को फेल नहीं होने देता, इसलिए रिजल्ट इसमें ज्यादा निकल के आता है. अब हमारा जो स्टैंडर्ड साइज है क्यूब का वो कितना है, 150 mm का है. तो हम 150 mm के क्यूब के रिजल्ट से क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को रिलेट कर देते हैं. अब स्ट्रेंथ रिलेट करने का तरीका क्या है, एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने, रिलेटिव स्ट्रेंथ. फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, रिलेटिव स्ट्रेंथ. रिलेटिव स्ट्रेंथ किससे रिलेट कर रहे हो, 150 mm की क्यूब से रिलेट कर रहे हो. तो अगर मैं क्यूब की साइज घटाऊंगा, ये जो रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट है और बढ़ जाएगा. रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट और बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, और ज्यादा रिजल्ट निकल के आएगा. किसके सामने, 150 mm के क्यूब के सामने. पर अगर मैं साइज को बढ़ा दूंगा, इफ आई इंक्रीज द साइज, रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट कम हो जाएगी. रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट कम हो जाएगी, इसका मतलब अब 150 mm के सामने रिजल्ट क्या निकल के आएगी, कम निकल के आएगी. तो इसको बताया कैसे, फैक्टर के टर्म में. लो, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस यानी पहला कंसेप्ट, अगर मैं 150 mm का क्यूब यूज करूं, मेरे को जो स्ट्रेंथ मिल रही है एक्चुअल से ज्यादा मिल रही है, कम मिल रही है. तो पहला कंसेप्ट, अगर मैं 150 mm का क्यूब यूज करूं, मेरे को जो रिजल्ट मिल रही है एक्चुअल से ज्यादा मिल रही है, एक्चुअल से कम मिल रही है. The result is coming out to be more than actual, less than actual. क्या सुनते हैं, क्या करते हैं, सेम. कितना, आधा घंटा 32 मिनट निकाल दिए उसके अंदर. अरे भाई अभी तो बताया प्रभु, रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट है, लिखाया है पीछे, बताने के बाद वही चीज लिखवाता हूँ. ये लिखा हुआ है, the restraining effect of the steel leads to the higher result of the compressive strength than actual. 2-3 बार बता दो, एक बार लिखवा दो, उसके बाद वही चीज पूछो, गोला. भैया रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट की वजह से स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है, क्योंकि स्टील कंक्रीट को फेल नहीं होने देता. इट डज नॉट अलाउ द कंक्रीट टू दी फेलियर रिस्ट्रेन. इसको ऐसे समझ सकते हो, लेट अस सपोज मेरा कंक्रीट है, इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है 100 यूनिट कुछ भी हो. जब मैं 100 यूनिट का लोड लगाता हूँ, कंक्रीट के अंदर स्ट्रेन डेवलप होती है. लेट अस सपोज 0.01 की, और 0.01 की स्ट्रेन पे ये फेल हो जाएगा. तो फेलियर होता है स्ट्रेन की वजह से. तो अगर ये स्ट्रेन डेवलप हो गया कंक्रीट में, फेल हो जाएगी हमारी कंक्रीट. अब इतना ही लोड अगर मैं स्टील के ऊपर लगा दूं, सेम 100 यूनिट का, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है बहुत, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स स्टील की स्ट्रेन ज्यादा है कंक्रीट से. तो सेम लोड पे स्टील के अंदर स्ट्रेन बहुत कम डेवलप होगा,
लेट अस सपोज ये निकल के आता है 0.0001, सेम लोड पे ये स्ट्रेन है स्टील के अंदर। एक्चुअल में टेस्ट में दोनों यूज किया, स्टील की प्लेट को रखा कंक्रीट के ऊपर और फिर लोड लगाया। तो अब अगर मैं 100 न्यूटन का लोड लगाऊं, जो स्ट्रेन मिलेगा 0.000 से ज्यादा मिलेगा, 0.01 से कम मिलेगा। तो 0.01 से कम आया, लेट सपोज 0.001 आया। सेम 100 न्यूटन के लोड पे मेरा स्ट्रेन आ रहा है 0.01, कंक्रीट फेल नहीं कर रहा। तो अगर मुझे कंक्रीट को फेल कराना है तो ये स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, लेके आनी पड़ेगी 0.01 तक। बढ़ाने के लिए मुझे लोड बढ़ाना पड़ेगा। लोड बढ़ाया मैंने, जब 150 न्यूटन का लोड लगाया तब जाके स्ट्रेन की वैल्यू निकल के आई 0.01। तो आप तो बोल दोगे भैया लोड कैरिंग कैपेसिटी कंक्रीट की 150 न्यूटन है। नहीं 150 न्यूटन, वो 100 न्यूटन ही थी। वो तो आपके टेस्ट में ऊपर स्टील प्लेट लगी हुई है इसलिए ज्यादा निकल के आ रहा है रिजल्ट। द रिजल्ट इज कमिंग आउट टू बी मोर देन एक्चुअल। तो ये टेस्ट हमें एक्चुअल से ज्यादा रिजल्ट निकाल के देता है। ये पहला कंसेप्ट बताया था। फिर दूसरा कंसेप्ट बताया कि भैया अगर मैं इस क्यूब की साइज को बढ़ा दूं, इफ आई इंक्रीज द साइज ऑफ द क्यूब, ये जो रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट है तब भी मिलेगा। तो तब भी रिजल्ट एक्चुअल से ज्यादा होगा या कम होगा? अगर मैं क्यूब की साइज को बढ़ा दूं, रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट तब भी मिलेगा। तो रिजल्ट एक्चुअल से ज्यादा होगा या कम होगा? तब भी ज्यादा होगा, पर वो रिजल्ट 150 mm के सामने कम होगा। कितना कम होगा? ये 95% होगा। तो रिलेट कर रखा है 150 mm की स्ट्रेंथ के साथ। तो आ गया फैक्टर 0.95। और अगर इस क्यूब की साइज घटा दूं, रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट और बढ़ जाएगा, तो रिजल्ट एक्चुअल से ज्यादा होगा या कम होगा? रिजल्ट तो एक्चुअल से ज्यादा ही मिलेगा क्योंकि रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट तो है ही यही। पर वो रिजल्ट अब 150 mm के क्यूब के रिजल्ट के सामने भी ज्यादा होगा। कितना? 5% ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा कितना कम रिजल्ट आएगा वो आपको दिखा रखा है। किसके टर्म्स में? रिलेटिव स्ट्रेंथ के टर्म में। सो इन टर्म्स ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो एक जानकारी तो यही निकल के आई यहाँ से। दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन व्हिच कम्स इनटू द पिक्चर। पहली कहानी ये निकल के आई। सर कैसे पता कि 25% कम होगा? अरे भाई, नहीं देख, बचपन में नहीं देखी तुमने महाभारत? तो कृष्ण भगवान बताई तो थी शुरू में जब आती थी, ऐड आती थी, तब भी उसमें बताते थे। ऊपर से यूं हाथ करते थे, यदा जाता है धर्मस्य द स्ट्रेंथ विल कम आउट टू बी 25% लेस देन दैट ऑफ द स्ट्रेंथ। तो वो आप बताता था उसके अंदर। तो लिखा हुआ है तो उसके अंदर ही, महाभारत के अंदर ही, कि 25% कम निकल के आएगी। कैसे पता था भाई? टेस्ट किया, टेस्ट करके निकल के आया। ये अभी तक यही सोच रहा है कैसे पता चला। भाई टेस्ट किया, टेस्ट का रिजल्ट है। हमने ही बनाया 150 mm का क्यूब, हमने ही बनाया 100 mm का क्यूब, हमने ही बनाया 200 mm के क्यूब, हमने ही सारे रिजल्ट निकाले, हमने ही सब में कंपैरिजन करी। कंपैरिजन करने के बाद हमने ही कंक्लूजन निकाला। तो अभी तक हमने मोल्ड सेम रखा हुआ था। अब टिल नाउ द मोल्ड वाज केप्ट सेम, क्यूबिकल मोल्ड। अब हम मोल्ड चेंज कर रहे हैं। नाउ आई एम चेंजिंग द मोल्ड आल्सो। अगर मैं क्यूब की स्ट्रेंथ को कंपेयर करूं प्रिज्म की स्ट्रेंथ से, तब भी सेम कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। देन आल्सो द सेम कंसेप्ट विल बी एप्लीकेबल, बट नाउ द ज्योमेट्री इज डिफरेंट। अब ध्यान रखना, ज्योमेट्री डिफरेंट है तो उसका इफेक्ट भी आ जाता है। दैट इफेक्ट इज आल्सो इंक्लूडेड। तो अगर मुझे रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालनी हुई, इफ आई हैव टू कैलकुलेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ, so relative strength of prism of different size, of different size, so relative strength of the prism of different size are as follows. सेम वही कहानी, h by b और relative strength, so h by b and relative strength and relative strength.
So H by B and relative strength. So ratio 0.5, 1, 2, 3, 4, 5.5, 1.5, 1.8, 0.72, 0.68, 0.6. Now check this table. Exactly same कहानी. अब हमने प्रिज्म की बात करी. आई हैव टॉक्ड अबाउट द प्रिज्म. तो अगर प्रिज्म में हमारा एच बाई बी रेशो 1 हो गया, एच बाई बी 1 रेशो 1 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि क्यूब में कन्वर्ट हो गई वो. तो अगर प्रिज्म में एच बाई बी रेशो 1 है, इसका मतलब एच बी के बराबर है. अगर एच बी के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? क्यूब है. कितना बोलना होता है इसमें, रेफरेंस क्या लिए हैं. अरे भाई सुन तो लिया करो, यहाँ पर देख लिया करो, रिजल्ट किसके टर्म में बताया है, थोड़ा दिमाग तो चलाया करो. सर इसमें रेफरेंस क्या लिए हैं वही बता रहा हूँ. सेम वही रेफरेंस है क्यूब की, एग्जैक्टली सेम रेफरेंस ऑफ क्यूब. पर क्यूब का साइज कितना है यहाँ पे? क्यूब का साइज कितना है यहाँ पे? 150 mm. कैसे पता चला? एच बाई बी रेशो 1 है तो मेरा प्रिज्मोइड कन्वर्ट हो गया क्यूब में. क्यूब की साइज कितनी? 150 mm. ये कैसे पता चली आप? जो चीज थी यहाँ पे लिख के बताई भैया, हाँ 150 mm की क्यूब है. यहाँ पे कैसे पता कर लिया? ये तो बस पता चला कि प्रिज्म अब किस में कन्वर्ट हो गया? क्यूब के अंदर. साइज तो कुछ भी हो सकती है. साइज में भी है नहीं, जो मर्जी साइज रखनी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि कंपैरिजन तो मैं किससे कर रहा हूँ? कंपैरिजन तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ प्रिज्म को प्रिज्मोइड से. तो प्रिज्म प्रिज्मोइड को कंपेयर कर दिया हमने क्यूब से. तो ये क्यूब की साइज यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे. बस साइज फिक्स रखनी है आपको, वो चेंज नहीं कर सकते. जो भी साइज मान लिया आपने, 100 मानी 100, 150 मानी 150, 200 मानी 200, 300 मानी 300, वो फिक्स रहेगी अब. तो दैट इज बीइंग फिक्स्ड. एक बार वो फिक्स कर दिया, अब आगे वाली एनालिसिस करो. एच बाई बी रेशियो 0.5 हुआ. लेट अस सपोज मैंने क्यूब इस बार ले रखा है 300 mm का. तो जब एच बाई बी रेशियो 1 है, इसका मतलब क्यूब ही है प्रिज्म. पर जब एच बाई बी रेशियो 0.5 है, इसका मतलब क्या हुआ? हाइट कितनी हो गई है? हाइट कितनी हो गई है इस बार? 150 mm हो गई है. तो इस बार हाइट कितनी है? आधी हो गई है. किसके कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में? विड्थ के कंपैरिजन में. तो साइज छोटा हुआ. साइज छोटा हुआ, रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी. रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगी तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा 300 mm के क्यूब के सामने ज्यादा मिलेगा. कितना ज्यादा मिला? फैक्टर बता रखा है, 50% ज्यादा रिजल्ट निकल के आ जाता है. उसी तरीके से जब एच बाई बी रेशियो बढ़ रही है तो रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट कम होता जा रहा है. रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट कम होता जा रहा है, रिजल्ट कम निकलेगा आपका. किसके सामने? 300 mm के क्यूब के सामने. कितना कम मिलेगा? वो वैल्यूज आपको दे रखी है. ऑल दी वैल्यूज आर ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज आर बीइंग डायरेक्टली मेंशन्ड. अभी तक दोनों केस में, चाहे प्रिज्म हो चाहे क्यूब हो, मेरी जो ज्योमेट्री थी सेम थी. ज्योमेट्री क्या थी? जिस एरिया के ऊपर आप लोड लगा रहे थे वो उसकी ज्योमेट्री क्या थी? जिस एरिया के ऊपर मैं लोड लगा रहा था उसकी ज्योमेट्री क्या थी? ज्यादा थी. मैं तो ज्योमेट्री पूछ रहा हूं क्या थी. मैं थोड़ी बोल रहा हूँ सेम है या नहीं है. ज्योमेट्री क्या थी ये पूछा है मैंने. चाहे क्यूब हो चाहे प्रिज्म हो, टेस्ट के टाइम पे जिस एरिया के ऊपर मैं लोड लगा रहा हूं उसकी ज्योमेट्री क्या थी? स्क्वायर थी. यस, ज्योमेट्री स्क्वायर होती है. अरे एरिया कब से क्यूब होने लग गया? मैं कह रहा हूँ एरिया की ज्योमेट्री क्या है? क्यूब है. अभी आधी बातें ऊपर से निकलती हुई जाती है. अरे स्क्वायर था. तो चाहे प्रिज्म हो चाहे क्यूब हो, जिस एरिया के ऊपर आपने लोड लगाया ये रहा, जिस एरिया के ऊपर लोड लगाया ये स्क्वायर था. ये चीज सेम चल रही थी अभी. पर जैसे ही मैं सिलेंडर में आ जाऊंगा, एरिया की ज्योमेट्री हमारी क्या हो जाएगी? सर्कुलर हो जाएगी. तो अब ज्योमेट्री बदली तो ज्योमेट्री के बदलने से भी इंपैक्ट आता है रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट के ऊपर. देयर आल्सो इंपैक्ट इज आल्सो इंक्लूडेड. और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या बताया था? इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था जो आपको रिजल्ट मिलेगा सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन से, वो 150 mm के क्यूब के सामने क्या होगा? कम होगा. क्योंकि ये 150 है और उसकी हाइट कितनी है? 300 mm. और वो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है. वो नोट डाल के आगे बता दिया.
So also strength obtained by the cylindrical specimen is 0.8 times the strength obtained by the cubical specimen of how much size? 150 mm. इसको कई बार उल्टा करके भी पूछ लेता है, और यू कैन से व्हाट, or you can say strength obtained by the cubical specimen is 1.25 times the strength obtained by the cylindrical specimen. सिलेंडर 300 mm की लंबाई है और 150 mm की उसकी डायमीटर है. सारे फैक्टर स्टैंडर्ड है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इसका से. अब जाके पहला टेस्ट खत्म हुआ है. नोट कर लिया सबने? सेकंड स्लाइड. नोटेड. तो पहली स्ट्रेंथ खत्म हुई, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. Next of the strength to be analyzed is tensile strength. Now, as discussed in the case of cement, कि ब्रिटल मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने का कोई भी एग्जैक्ट तरीका नहीं है हमारे पास. कंक्रीट भी उसी कैटेगरी में आता है. मेथड तो डिस्कस करेंगे खूब सारे, सेवरल मेथड्स आर देयर, बट सब में जो एरर है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, एक्यूरेसी कंपैरेटिवली कम है. किससे कंपेयर किया? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट से. अब क्यों ऐसा है? क्योंकि अभी तक हमें कोई तरीका मिला नहीं है जिससे हम यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप करा पाए फेलियर प्लेन पे. यहाँ पर करा दिया हमने. Uniform compressive stresses were developed while finding the compressive strength by the use of the steel plates. जब स्टील प्लेट लगाई, यूनिफॉर्म कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हुआ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर. पर अभी ना तो कोई मोल्ड है हमारे पास, ना ही ऐसा कोई अपैरेटस है जो फेलियर प्लेन पे क्या डेवलप करा के दे दे, यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप करा के दे दे. इसलिए हमेशा इनएक्यूरेसी आती है. डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ तो निकाल ही नहीं पाओगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है. कभी भी हम डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते ही नहीं है. हाँ, दूसरे इनडायरेक्ट तरीके डेवलप कर रखे हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ को निकालने के लिए. सेवरल अदर इनडायरेक्ट मेथड्स आर बीइंग डेवलप्ड टू फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ. जैसे पहली, सो वी कैन से इट कैन बी फाउंड बाय फॉलोइंग टेस्ट. अब पहला टेस्ट, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट. नाम में लिखा हुआ है. कौन सी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालोगे? बेंडिंग में टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे. विल फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन बेंडिंग. तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की बेंडिंग में कैसे निकालते हो? कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बेंडिंग में निकालने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ द मोल्ड. इस बार मोल्ड क्या है? इस बार मोल्ड हमारा प्रिज्म ही है. द मोल्ड व्हिच इज बीइंग यूज्ड इज प्रिज्म ओनली. तो प्रिज्म बना के दिखा रखी है. यहाँ पर दो साइज है प्रिज्म की, जैसे पीछे दो साइज थी क्यूब की. देयर आर टू साइज ऑफ द प्रिज्म अवेलेबल. कौन सी दो साइज है? उन दोनों साइज को मार्क करके दे देता हूँ डायग्राम में. तो डायग्राम में मार्किंग है. तो टू साइज ऑफ द प्रिज्म आर अवेलेबल. पहला वाला डायग्राम कौन सा व्यू है? फर्स्ट ऑफ द डायग्राम इज विच व्यू? इट इज टर्म्ड एज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. दूसरा वाला डायग्राम है क्रॉस सेक्शन. द साइज ऑफ द प्रिज्म अवेलेबल is 17 centimeter by 15 centimeter by 15 centimeter. दिख गया? 70 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर.
दूसरी साइज जो अवेलेबल है वो है 50 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। तो ज्योमेट्री तो यही रहेगी, बस क्या बदल जाएगा, साइज बदल जाएगा। ज्योमेट्री विल बी सेम, साइज विल बी डिफरेंट, तो साइज लिख दिए अलग से। फिर से बड़ा मोल्ड कब यूज करोगे, जब मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट इज मोर देन 20 mm। छोटा मोल्ड कब यूज करोगे, व्हेन मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट इज स्मॉलर देन 20 mm। तो उसके हिसाब से दो हमारे पास साइजेस अवेलेबल है। क्लियर है। जिस भी कंक्रीट की टेस्टिंग करनी है उसको फिल करो इस मोल्ड के अंदर। ध्यान रखना, जब मोल्ड आपका रखा हुआ है अलोंग द लेंथ, कैसे भरोगे, 5-5 सेंटीमीटर की लेयर में भरोगे। हर लेयर को भरने के बाद प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करोगे। जब हमारा मोल्ड पूरा भर गया, इसको पानी में डाल देते हैं 48 घंटे के लिए एट द टेम्परेचर ऑफ 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस। 48 घंटे बाद इस मोल्ड को पानी से हटाते हैं और इसको रख देते हैं दो रोलर सपोर्ट के ऊपर। इट इज प्लेस्ड ओवर 2 रोलर सपोर्ट्स। ये हमारे दो रोलर सपोर्ट है। क्यों रोलर सपोर्ट, ताकि पॉइंट रिएक्शन डेवलप हो। रोलर हमारे बीम के कांटेक्ट में एक ही पॉइंट पे होगा। रोलर हमारे बीम के कांटेक्ट में एक ही पॉइंट पे आएगा, तो जो रिएक्शन डेवलप होगी वो भी कौन सी डेवलप होगी, पॉइंट रिएक्शन डेवलप होगी। जो रोलर आप यूज कर रहे हो उसका डायमीटर है 38 mm। तो डाया ऑफ द रोलर विच इज टू बी यूज्ड इज 38 mm, तो 38 mm का डायमीटर है। अब रोलर के बीच में स्पेसिंग कितनी रखनी है वो भी डिपेंड कर जाएगा मोल्ड के साइज के ऊपर। सो डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मोल्ड। अगर बड़ा मोल्ड है आप स्पेसिंग रखोगे 60 सेंटीमीटर की, छोटा मोल्ड है आप स्पेसिंग रखोगे 40 सेंटीमीटर की। क्लियर है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा लोड। लोड भी किसकी मदद से लगाऊंगा, लोड भी लगाऊंगा विद द हेल्प ऑफ द रोलर, सेम इसी साइज का रोलर। So in this test we apply 2-point load। ये लो 2-point load। How? With the help of the same roller। तो इस बार भी रोलर का डायमीटर कितना है, 38 mm है। क्यों रोलर यूज किया, सेम रीजन, ताकि जो लोडिंग भी हो कौन सी हो, पॉइंट लोडिंग भी हो। तो हमने इस बीम के ऊपर 2-point लोड लगाया। तो दिस बीम इज बीइंग सब्जेक्टेड टू 2-point लोड। भैया स्ट्रेंथ है, इट मींस रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग। तो रेट ऑफ लोडिंग भी क्या होगी हमारी, रेट ऑफ लोडिंग भी ग्रेजुअल होगी। तो रेट ऑफ लोडिंग ग्रेजुअल होगी 0.7 न्यूटन पर mm² पर मिनट। सो रेट ऑफ लोडिंग इज हाउ मच, 0.7 न्यूटन पर mm² पर मिनट। दोनों जो आपने रोलर ऊपर यूज किए हैं लोड अप्लाई करने के लिए, इनके बीच की स्पेसिंग भी डिपेंड कर जाएगी हमारे मोल्ड का साइज कितना है। बड़ा मोल्ड 20 सेंटीमीटर, छोटा मोल्ड 13.3 सेंटीमीटर। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है डायग्राम, सब कुछ लिखा हुआ है डायग्राम के अंदर। कब तक लोड लगाओगे, जब तक सैंपल फेल नहीं हो जाता। सैंपल फेल किस में होगा, सैंपल फेल होगा भैया टेंशन में। क्योंकि जब मैं लोड लगा रहा हूं उसमें क्या डेवलप हुई, इसमें डेवलप हुई स्ट्रेसेस। कौन सी स्ट्रेस डेवलप हुई, बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस कैसे वेरी करती है, लीनियरली वेरी करती है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन। तो ये कंप्रेशन है, ये टेंशन है। फेलियर कहाँ मिलेगा, टेंशन में मिलेगा। टेंशन मैक्सिमम कहां पर है, सबसे नीचे वाले फाइबर में है। क्या सबसे नीचे वाला फाइबर इन दोनों डायग्राम में आपको दिखेगा, क्या सबसे नीचे वाला फाइबर इन दोनों डायग्राम में आपको दिखेगा, देख नहीं पाओगे सबसे नीचे वाला फाइबर, नीचे है ना वो। तो ये तो लॉन्गिट्यूडल सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है। इसलिए मैंने तीसरा डायग्राम बनाया, इसलिए इस बार तीसरा डायग्राम बनाया है। और तीसरा डायग्राम कौन सी व्यू है, तीसरा डायग्राम कौन सी व्यू है, थर्ड डायग्राम इज विच व्यू, टॉप व्यू। ये मतलब ये टॉप व्यू से जाके नीचे वाला क्रैक देख लेगा सुनील, और वो क्वेश्चन मार्क को जो है वो ऊपर से जाके देखेगा और उसको क्रैक नीचे का दिखेगा। इसके पास तेजस्वी शक्ति है कि ये क्या करता है, मटेरियल के आर पार देख लेता है। तो कौन सा व्यू है, क्रैक देखना है इसको नीचे का, पर देखेगा कहां, ऊपर जाके। सो दिस इज हाउ द क्रैक इज डेवलप्ड। ये क्या दिखाया है, बॉटम व्यू दिखाया है, इसका मतलब नीचे से जाके देख रहा हूं मैं इसे, आई एम ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम द बॉटम। ये दिमाग भी चलाना पड़ता है। तो ये बॉटम व्यू है, नीचे से जाके देख रहा हूं उसे मैं। जैसे अपनी छत को देखते हो, जब आप छत को देख रहे हो वो नीचे से देख रहे हो, वो उसका प्लान नहीं है, वो उसकी टॉप व्यू नहीं है, वो उसकी बॉटम व्यू है।
तो नीचे ये क्रैक डेवलप हो रखा है, दिस इज द क्रैक व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड। जैसे ये क्रैक डेवलप हुआ, टेस्ट बंद कर दो अपना, टेस्ट इज फिनिश्ड। और इस क्रैक की दूरी नाप लो किससे, इस क्रैक की दूरी नाप लो नियरेस्ट सपोर्ट से। नियरेस्ट सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, जो सपोर्ट इसके सबसे पास है, किसके अलोंग, सेंटर लाइन के अलोंग। तो ये हमने इसकी दूरी नाप ली। अब इस दूरी की मदद से हम क्या निकाल लेते हैं, स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस दूरी विल कैलकुलेट द स्ट्रेंथ। खत्म कहानी, बेंडिंग की थ्योरी लगेगी, बेंडिंग की थ्योरी सबने कर रखी होगी। सो m by I इज इक्वल टू सिग्मा बाय y। क्या निकालना है मुझे, ये सिग्मा निकालना है। सो m y by I आई हैव टू कैलकुलेट दिस सिग्मा। ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, दिस विल बी इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। अच्छा, 2 पॉइंट लोड क्यों लगाया, 2 पॉइंट लोड इसलिए लगाया ताकि प्योर बेंडिंग डेवलप हो। प्योर बेंडिंग मतलब जिस रीजन में बेंडिंग चल रही है सेंटर में, मिड स्पैन के अंदर कोई शेयर फोर्स नहीं है। क्योंकि अगर मैं इस लोडिंग का अगर आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के दिखाऊं, पेज बदला, ये हमारी बीम थी, दिस वाज अवर बीम, दीज वर अवर सपोर्ट्स, दीज वर अवर लोड्स। तो अगर आप इसका शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे, दिस विल बी द शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये इसका शेयर फोर्स डायग्राम है। अगर इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे, ये इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। दिस इज दिस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो चेक करो, जो मिडल 1/3 रीजन है वहां पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 है और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। क्रैक तो फ्रंट से ही देखा जाएगा, बॉटम क्यों, ठीक है भाई, तुम फ्रंट से देख लेना, तुम्हें अगर दिख जाता है तो। ये स्टेटमेंट में तब बोलता जब मैंने ये देख रखा होता। जैसे एग्जांपल, कहीं मान लो कोई बायोलॉजी का लेक्चर दे रहा है, या मान लो कोई एग्जांपल चल रहा है, इकोनॉमिक्स का बात चल रहा है वो। अब जब वो इकोनॉमिक्स की बात चल रहा है, मुझे पता है भैया मुझे कुछ जानकारी नहीं है इकोनॉमिक्स के बारे में, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा वहां पे, चुपचाप उसकी बात सुनता रहूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसे। वैसे मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने ऐसा बोला मतलब देख रखा होगा, आपने टेस्ट परफॉर्म किया होगा खूब बार, खूब बार इस टेस्ट को परफॉर्म किया होगा, क्रैक को ऑब्जर्व किया होगा, उसके बाद आपने ये कमेंट किया होगा कि क्रैक तो सर आगे से दिख जाएगा, नीचे से तो जाने की जरूरत ही नहीं देखने की। तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या था, पॉइंट ऑफ डिस्कशन था 2 पॉइंट लोड इसलिए लगाया ताकि प्योर बेंडिंग का केस निकल के आए। प्योर बेंडिंग मतलब सिर्फ बेंडिंग मोमेंट है, शेयर नहीं है। यानी फेलियर किसकी वजह से हुआ, फेलियर बेंडिंग की वजह से ही हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है, हमारा क्रैक किस रीजन में डेवलप होना चाहिए, हमारा क्रैक उसी रीजन में डेवलप होना चाहिए जहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, वेयर बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम। तो इस कंसेप्ट को मैं अभी आगे यूज करूंगा, आई विल बी यूजिंग दिस कंसेप्ट। कैसे यूज करूंगा इस कंसेप्ट को, देखो, पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर ए की वैल्यू 20 या 13.3 सेंटीमीटर से ज्यादा हुई, तो हमारी जो स्ट्रेंथ निकल के आती है वो निकल के आती है PL/BD²। अगर हमारे क्रैक की दूरी 20 या 17 सेंटीमीटर के बीच में हो, या 11 या 13.3 सेंटीमीटर के बीच में हो, हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू निकल के आती है 3Pa/BD²। पर अगर हमारा क्रैक 17 सेंटीमीटर या 11 सेंटीमीटर से कम दूरी पे बना, 17 सेंटीमीटर बड़े मोल्ड के लिए, 11 सेंटीमीटर छोटे मोल्ड के लिए, हम बोलेंगे रिजल्ट इज डिस्कार्डेड। क्यों डिस्कार्ड कर दिया हमने रिजल्ट को, क्योंकि अब जो क्रैक डेवलप हुआ है वो किस रीजन में डेवलप हो गया है, क्रैक उस रीजन में डेवलप हुआ है जहां पे बेंडिंग मोमेंट कम है। टेक्निकली ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, पर हुआ। क्यों हुआ, आपके टेस्ट में एरर था, कुछ ना कुछ गलती करी होगी आपने टेस्ट करते हुए। और ये बात बोल के कभी समझ में आएगी नहीं, ये बात तब समझ में आएगी जब मैं वो टेस्ट करूंगा, व्हेन आई डू दैट टेस्ट। तो ये बात प्रैक्टिकली एनालाइज करने वाली है, आपको तो बस जानकारी दे दी
कि जरूर कुछ ना कुछ गलती हुई होगी हमसे टेस्ट के अंदर, इसीलिए क्रैक कहाँ डेवलप हुआ है, क्रैक उस रीजन में डेवलप हुआ है जहां पे होना ही नहीं चाहिए था। और बहुत सारी दिक्कतें आती है इस टेस्ट में भी, मैंने तो फटाक से बता दिया 10-15 मिनट के अंदर। ये रोलर अपनी जगह से खिसक जाते हैं, रहते ही नहीं अपनी जगह पे, बीम ट्विस्ट हो जाती है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के अंदर। इसलिए इन टेस्टों को अवॉइड किया जाता है, देयर बाय दीज टेस्ट आर बीइंग अवॉइडेड। अच्छा, यहाँ पर तो एक और जानकारी भी दे सकते हैं हम। हमने कंक्रीट सैंपल की टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाली, हमने इसी कंक्रीट सैंपल की पीछे वाले टेस्ट से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली, और दोनों को रिलेट करके ही बता रखा है 0.7 स्क्वायर रूट ऑफ एफ सी के, जो आप करते हो आरसीसी में। तो इस टेंसाइल स्ट्रेंथ इन फ्लेक्चर को मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोला जाता है, इट इज आल्सो टर्म्ड एज मॉडुलस ऑफ रप्चर। अब वो रिलेशनशिप कैसे आई, जैसे पीछे बताया था, वो भी लिखा हुआ है महाभारत के अंदर ही। वो कृष्ण ने बताई थी उस समय जब चल रही थी, वहीं पे अर्जुन को बताया था कान में कि मॉडुलस ऑफ रप्चर विल बी 0.7 स्क्वायर रूट ऑफ एफ सी के। तो बस पता चल गया हमें, सेम वही जानकारी है। तो उसने आगे आगे पास करी, आगे वाली जनरेशन को हमें भी वही, बस वही चीज चलती आ रही है। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर 0.7 स्क्वायर रूट ऑफ एफ सी के होता है। क्लियर है? चलिए बाकी कल करते हैं फिर। नोटेड। अरे भाई साइज बड़ी है उसकी। अभी ये समझ में आ गया था कि प्रिज्म की स्ट्रेंथ क्यों कम निकल के आ रही है। ये समझ में आ गया था प्रिज्म की स्ट्रेंथ अगर H/B रेशियो 2 है तो कम क्यों निकल के आ रही है, 0.8 टाइम्स निकल के आ रही है। ये वाली बात समझ में आ गई थी। तो बस ये रीजन तो है। मेरे सिलेंडर की साइज 300 mm है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया। ट्यूब मेरा 150 mm का है। चलिए बाकी बाद में करते हैं।